कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुर की ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। दूसरी तरफ रमेश, एक बूढ़ा आदमी, अपनी बेटी खुशबू के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वह ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वह मेहनत कर रहा था। इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊँ तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये लकड़ियाँ ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान लूंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती? बेटी, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। गुड़िया, जल्दी से खाना लगा दे, मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है। लेकिन पिताजी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया? खुशबू, कल ही तो सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा और दाल ले आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप ही हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां भी नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस ये कुछ लकड़ियां भी आज खत्म हो जाएंगी। रो मत मेरी बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में रमेश जैसे मेहनती लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड जान ही क्यों ना ले ले। रमेश ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया था। खुशबू, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे? कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ राजू से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। पिताजी, आप सच में उधार लेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहे तो और कोई रास्ता नहीं। कल फिर से मेहनत करूंगा। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रमेश सेठ राजू के पास मदद मांगने गया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझे करना होगा। ये क्या कह रहे हो सेठ राजू? ये क्या बेहूदी बात की है? मेरी बेटी के भविष्य से खेलना आसान समझते हो? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूं। एक हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। रमेश गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। रमेश को रास्ते में उसका दोस्त गंगू उससे मिलता है। रमेश भाई, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद मिले, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ गंगू, बहुत परेशानी में हूँ। सेठ राजू से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उसे ही करना होगा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है रमेश भाई। तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। रमेश, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने को राशन नहीं है, खत खराब हो गए हैं, बीवी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चिंता मत करो, ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करेगा।
रमेश घर लौटता है। गंगू भी अपने घर आ जाता है। गंगू के पास खाने के लिए राशन भी था और उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी थी और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद भी थी। आज तो मजा आ गया। रमेश ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा बता रहा था कि सेठ राजू उसकी बेटी से विवाह करेगा। अगर वह उधारी नहीं चुका पाया तो क्या? सेठ राजू का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो उसकी परेशानी सुनकर मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं काट सकता। अब कहाँ से लाएगा पैसे? बेचारा रमेश तो पूरी तरह से फंसा हुआ है। गंगू और उसकी पत्नी रमेश की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी पर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वह सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को और भी मुश्किलों में कैसे डाल सकते हैं। रमेश ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष इंतजार कर रहा था। रमेश भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह लकड़ी काटने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी नहीं कट पाता है। रमेश जंगल से खाली हाथ आ जाता है। तभी उसे जंगल में एक बाबा मिलते हैं, जिन पर पत्थर गिरा हुआ था। रमेश जल्दी से उसे पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, ये मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंस? बेटा, मैं जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन यह भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तूने आकर मेरी जान बचा ली। बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक कांच की बोतल निकालते हैं और उसे रमेश को दे देते हैं। रमेश बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है, लेकिन बाबा वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। रमेश थका हारा घर लौटता है। उसकी बेटी खुशबू बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत कमजोर लग रही है। रमेश उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ नजर आती है। से बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। ऊपर वाला हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। इतने में सेठ राजू आ जाता है। रमेश, तुम मेरे पास आए थे, अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अब भी वक्त है। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते, मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्या हो? मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे आदमी से कभी नहीं होगी। ठीक है रमेश, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। सेठ राजू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रमेश चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकल्प और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ राजू से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वह तो हट जाएगा। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं तुझे उस सेठ के पास कभी नहीं भेज सकता। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है और मैं तुझे किसी के हाथों नहीं बेच सकता। हम किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। रमेश परेशान होकर मंडी में जाता है और रमेश मंडी में जाकर एक आदमी से बातचीत करता है। रमेश भाई, तुम लकड़ी का काम करते हो, क्यों ना तुम अपनी लकड़ियां शहर में जाकर बेचने का सोचो। रमेश भाई, शहर में लकड़ी की बहुत बड़ी डिमांड है। अगर सच में वहां लकड़ी की डिमांड है तो यह मौका अच्छा हो सकता है। अगर तुम वहां अपनी लकड़ियां बेच सको तो तुम्हें काफी मुनाफा होगा। मैं कल ही शहर जाने की सोचता हूँ। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी मदद की है। अब मुझे लगता है कि मेरी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मैं आज ही शहर के लिए निकलता हूँ। रमेश अपने घर के बाहर खड़ा है, परेशान और सोच में डूबा हुआ। वह चिंतित है कि शहर तक लकड़ियां कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि रमेश के पास लकड़ियां भी नहीं है। तभी उसे बाबा की दी हुई कांच की बोतल याद आती है, जिसे बाबा ने उसे बहुत खास बातें कर दी थी। रमेश उसे बोतल को नीचे फेंकता है और जैसे ही बोतल जमीन पर गिरती है, अंदर से चमत्कारी रूप से बहुत सारी लकड़ियां बाहर आती है। रमेश की आंखें चौंक जाती हैं और यह देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये लकड़ियां तो जादुई लगती है।
अब मैं इसे गांव में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। वह जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। रमेश शहर पहुंचता है, लकड़ियां बेचता है और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाता है। अब उसकी तकलीफें खत्म हो चुकी है और वह खुशहाल जीवन जीने लगता है।